लिखवाना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बार याद तो दिला दूं। ये क्या था? इसको हम क्या कहते थे? इसके बाद ये क्या होता था? था भाई। और एक था, याद है? इसे क्या कहते थे? ओके। आप भी इस बात से सहमत होगे कि ये वाला पॉइंट इसी का ही पॉइंट है। अरे भाई, ये इंस्टेंटेनियस है तो वो इंस्टेंट टी टेंडिंग टू जीरो हो गया। ठीक बेटा। अब मैं आपको ग्राफ देता हूं और मुझे बताना कि ये दो वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है, देखो। इधर टाइम ले लो, इसे कंसंट्रेशन ले लो। ध्यान से लेक्चर पढ़ना, बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी क्वेश्चन करने के लिए। हो गया? और मेरे को ग्राफ एक झूले जैसा मिल गया। झूले जैसा ग्राफ हमेशा रिएक्टेंट का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, रिएक्टेंट वैसे वैसे कम होगा। हाँ बेटा, किसी ने मुझसे कहा कि इस ग्राफ से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू बताओ। पता क्या करोगे? डेल्टा एक्स, इस डेल्टा का मतलब समझते हो? बड़ा चेंज, है ना? तो आप अपने मन से कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया? यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो। क्या ये कंसंट्रेशन का चेंज होगा तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, और अगर ये टाइम का चेंज हो गया तो ये डेल्टा टी हो गया। तो क्या यहाँ पे जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आएगा, इसको निकालने में आपको कोई दिक्कत है? ये तो बिल्कुल ही आसान था। ठीक है, आगे देखो। अगर मैं यहां पर टाइम ले लूं, यहां पर कंसंट्रेशन ले लूं, ग्राफ तो यही आना है। और अब मुझसे किसी ने कहा, देखो इधर, अब मुझसे किसी ने कहा कि इस टाइम पर आर ओ आर बताओ। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया, कैसे निकालोगे? इधर कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है। इस टाइम पर आर ओ आर निकालो। मैं बोलूं? क्योंकि इतनी देर में तो आपका जवाब आ जाना चाहिए था। इधर देखो, निकालना है क्या है बेटा? हैं? dx बाई dt निकालना होगा। बेटा dx क्या है? कंसंट्रेशन का स्मॉल चेंज। अरे है तो कंसंट्रेशन का चेंज ही। और ये क्या है? टाइम का चेंज। इस डायरेक्शन में क्या है? और ये क्या है? तो इतना तो फिजिक्स और मैथ में पढ़ते होगे, लेकिन मैथ तो खैर, लेकिन फिजिक्स में पढ़ते होगे कि अगर मुझे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हो और मुझसे dx बाई dt पूछा हो, है, तो क्या आपको नहीं पता है कि dx बाई dt इज नथिंग एक्चुअली स्लोप? dx बाई dt क्या होता है? स्लोप है। तो आपको इस इंस्टेंट पे रेट चाहिए था, इस इंस्टेंट को इससे मिलाओ, मिलाया, इस पे एक स्लोप निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ
कि dx बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, स्लोप ऑफ कर्व। और स्लोप कैसे निकलता है? टेन थीटा से निकलता है। और टेन थीटा कैसे निकलता है? इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो पता टेन थीटा कैसे निकलता है? ओ ए अपॉन क्या, बोलो बेटा, ओ बी। हो गया। आई थिंक स्लोप तो नेगेटिव आएगा, है ना, कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब अगर मैं यहां मॉड लगाऊं तो ज्यादा बेहतर आंसर होगा। नहीं आया समझ में? है? अब जल्दी से मुझे कंक्लूड करो कि अगर आपके नीट के एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और dx बाई डी टी ग्राफिकली कैसे निकालोगे, तो निकाल लोगे। इसमें तो कोई पंगा ही नहीं। पंगा इसमें हो सकता है, लेकिन अपने को तो पता है कि dx बाई डी टी होता क्या है, स्लोप। और स्लोप ही वैल्यू टेन थीटा होगी, और वो निकालने से वही वैल्यू आपका इंस्टेंटेनियस आर होगा। ठीक है भाई? हैं? तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको इस ढंग से करने हैं और इस जैसे आपको सोचने हैं। ओके, थोड़ा और अभी क्वेश्चन में करवाता हूं, लेकिन एक दो पॉइंट्स पहले आपको और बता देता हूं बेटा। इसके बाद हम पढ़ते थे कि भाई एक होता था लॉ ऑफ मास एक्शन, LMA, और दूसरा होता था क्या बेटा, रेट लॉ। ये पॉइंट मैंने शुरू किया। ठीक बेटा? है? शुरू करूं? देखो, अगर मैं 2A प्लस 3B लेकर, अगर बेटा यहां मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है, तो पता है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था इक्विलिब्रियम में? ये जो रेट होता है ना आर, वो ए के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, बी के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, और ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, ये पावर में चले जाते हैं। इसका मतलब ए की पावर हम 2 लिखते थे और बी की पावर हम 3 लिखते थे, है ना? इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते थे? लॉ ऑफ मास एक्शन। एक बार फिर से बताना क्या होता था। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती थी, वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करती थी, और जो बैलेंस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते थे, वो आपके पावर में चले जाते थे। क्यों भाई राहुल माधव? ऐसा ही था ना? ये 2 और 3 बैलेंसिंग से आते थे, और बैलेंसिंग तो हम कॉपी में करते हैं। कैसे? पहले इधर 2 कर दिया, फिर इधर 2 कर दिया, इधर 3 कर दिया, इधर 3 कर दिया। इसका मतलब इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या बैलेंसिंग के लिए आपको लैब में जाना जरूरी है? बैलेंसिंग तो कॉपी में हो जाएगी, और तमाम मेथड्स हैं, तमाम ट्रिक्स हैं। आई बात समझ में? लेकिन एक बात सुनो, अगर आपने ऐसा लिख लिया तो इसका मतलब आप समझते हो कि अगर आपने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जानी चाहिए। अब ये तो आप भी मान गए कि सर ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट तो सर लैब में जाके पता लगेगा, वो तो कॉपी पे नहीं होगा। बोलो। तो वहां हम क्या देखते हैं प्रैक्टिकल में, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है और बी की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। लेट सपोज ये चीज मुझे कहां पता लगी? लैब में। ये चीज कहां पता लगी मुझे?
कॉपी में। जो कॉपी में पता लगे उसे तो हम कहते हैं LMA, और जो लैब में जाके पता लगे उसे हम कहते हैं रेट, और आगे लॉ। और आपको पता है इधर जो रेट लॉ में ये और ये आते हैं, इन्हीं को ही हम रिएक्शन का क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। सही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय रिएक्शन का टोटल ऑर्डर कितना है, तो वो आपका 3 है। अब बताओ, ऑर्डर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है? और एक बात और सुनो, जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो कभी ऐसे भी बैलेंस किया है क्या कि इधर -2 उधर -2? बैलेंसिंग में तो माइनस का कोई खाता ही नहीं, जीरो का कोई खाता ही नहीं, 1/2 3/2 का कोई खाता ही नहीं। अगर मैं गलत हूं तो टोकना, है ना? लेकिन ऑर्डर के बारे में बताया जाता था कि जो हम इसे कहते हैं ऑर्डर, ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती थी, माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और तो और ये वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है। और एक बात और बताऊं, रिएक्शन की शकल देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, अनलेस जब तक हमें कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दी हो। याद आया? बोलो। अब मान लेता हूं कि एक रिएक्शन ये है, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, प्रोडक्ट। बेटा ये और ये कहां से आए? कॉपी से। लैब में जब जाके निकाला तो ये जो रेट था ना, आर, वो मुझे पता लगा कि ए की पावर इस पावर पे नहीं डिपेंड कर रहा, किस पे कर रहा है? एम पे कर रहा है। और बी की पावर इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एन की पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ये बताओ, हम n प्लस एन को टोटल क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। और इसी कदम को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो R इक्वल टू के, समझ गए? ए की पावर m आएगा, बी की पावर n आएगा, राइट? इस k को कुछ कहते थे, इस k को क्या कहते थे? रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और तीसरे को हम बोलते थे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डीपीपी दी थी, वो कंप्लीट कर ली है? है? कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हैं तो? हैं? कितनी है? अगर ज्यादा है फिर तो क्लास में डिस्कस करनी पड़ेगी। गिनो जरा, एक बार काउंटिंग करो। चलो पहले एक बार पढ़ा ले, रुक जाओ, बाद में बता देना, कोई बात नहीं। अभी फिर रिदम इसका टूटेगा। चलो मेरे को बता देना आप। देखो भाई, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते थे? स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है बेटा? अगर मैं ए की कंसंट्रेशन 1 ले लूं, बी की भी कंसंट्रेशन 1 ले लूं, राइट बेटा? तो क्या रेट की वैल्यू के बराबर होगी कि नहीं होगी? हैं? तो भैया, इस रेट कांस्टेंट की हम डिफिनीशन क्या देते थे, बताना? रेट कांस्टेंट एक तरीके से ROR है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा कितनी ले ली जाए? यूनिटी ले ली जाए। ऐसा ही है ना? जल्दी से डिफिनीशन लिखो। रेट कांस्टेंट इज द ROR ऑफ द रिएक्शन, ROR of the reaction if the concentration term are taken to be unity, are taken to be unity। ये समझ में नहीं आया क्या? मैं थोड़ा जल्दी में बोल गया। राहुल भाई आ गया? कैसे? अरे यार, ये टर्म अगर एक ले लो तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं हो गई? अच्छा,
जल्दी से बताओ, ये जो के की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है? एक तो डेफिनेटली सही बताया, टेम्परेचर पे, बिल्कुल सही बताया। किसी और पे भी डिपेंड करती है क्या के की वैल्यू? ये तो ठीक बताया। कोई बताएगा? है ना? फिर अगर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने लगी फिर तो कांस्टेंट किस बात का? पता है किस पे डिपेंड करती है? ये के की वैल्यू टेम्परेचर पे बेटा, मेरे से आप थ्योरी सही से पढ़ लो, क्वेश्चन तो मैं हंसते खेलते करवा दूंगा, लेकिन एक बार चीजों को सही ढंग से सुन लो मेरे तरीके से। ये जो के की वैल्यू है दुनिया जानती है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने कहा किसी और पे डिपेंड करती है, सब रुक गया यार, और किस पे डिपेंड करती है? और ये सवाल आ चुका है। पता है, ये जो के की वैल्यू है ये कैटालिस्ट पे डिपेंड करती है। ध्यान रखना इस बात का। या तुम खुद सोचो, क्या के का नेचर रेट से है कि नहीं है? और रेट कैटालिस्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक। और एक बात बताऊं, अब मन में आएगा कि सर फिर के का रेट के साथ में क्या नाता है? आम तौर पे जब हम कैटालिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब शुभम होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। सर कैटालिस्ट तो नेगेटिव भी होता है, अरे हम कह तो देते हैं नेगेटिव होता है, लेकिन कैटालिस्ट जब नेगेटिव होता है ना तो उस समय उसको कैटालिस्ट नहीं बोला जाता है। उस समय पता उसको क्या बोला जाता है? क्या? पॉइजन, वो बोला जाता है। अगर कैटालिस्ट बोला जा रहा है तो पॉजिटिव कैटालिस्ट ही होता है। पता है पॉइंट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे आज से 3 साल पहले क्वेश्चन याद आ गया। एक बच्चे ने पूछा था कि सर के का कैटालिस्ट के साथ में नाता क्या है? मैं भाई बढ़ेगा, भाई कैटालिस्ट आएगा तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। सर कैटालिस्ट तो नेगेटिव भी होता है, उस नजरिए से देखें तो घट भी सकता है। तब मैंने उसको समझाया था कि बेटा कैटालिस्ट का मतलब आमतौर पे होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर उन्हें नेगेटिव बोलना होता है ना तो कुछ अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो बता रही थी पॉइजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो भाई जी, अब आपसे मैं पूछूं, ये हो गया? और एक बार जल्दी से एक छोटी सी डिफिनीशन और बता दो। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, मतलब ऑर्डर को कैसे डिफाइन करोगे? ऑर्डर को कैसे डिफाइन करोगे? ऑर्डर क्या है? पावर ऑफ कंसंट्रेशन है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन किस में? एलएमए में या रेट लॉ में? तो एक लाइन में डेफिनेशन हो गई। तो लिख लो, ऑर्डर इज द पावर ऑफ क्या बेटा? पावर ऑफ क्या? पावर ऑफ कंसंट्रेशन रिटन इन, रिटन इन किसमें? रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ क्या बेटा? एक्सप्रेशन। ठीक है? हैं? अब बेटा पढ़ा दी थ्योरी है। अब इतने से देखो नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखो, मान लो ऐसी रिएक्शन आ गई, 2A प्लस 5B फॉर्मिंग प्रोडक्ट, और इसका रेट लॉ है के, ए की पावर 1 बी की पावर 2। ठीक है? ऐसे दे देंगे और आपसे पूछेंगे रिएक्शन का टोटल ऑर्डर कितना है। आप कहोगे सर ये भी आपने कोई क्वेश्चन पूछा, लेकिन मेडिकल में पूछा जाता है। इसका आंसर 3 है। और देखो, 3A प्लस 5B प्लस C फॉर्मिंग प्रोडक्ट, रेट इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 0 और C की पावर 1।
बताओ बेटा, टोटल ऑर्डर कितना है? समझ गए? तीसरा क्वेश्चन देखो, 5A प्लस 4B प्लस C इक्वल टू 0, रेट इक्वल टू K, A की पावर 1/2, B की पावर माइनस का 3/2 और C की पावर 0। जरा टोटल ऑर्डर बताना। माइनस, आपने क्या देखा रेट लॉ एक्सप्रेशन में कि ऑर्डर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? आप बिलीव माने या ना माने, नीट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हलवा टाइप के क्वेश्चन होते हैं और बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। आप कहोगे सर ये तो बड़े आसान क्वेश्चन, आप ना भी कराते तो भी हम कर लेते, बात भी सही है। लेकिन अब मैं जो कराने जा रहा हूं वो सुन लो। देखो इधर, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं और उसका इस्तेमाल मैं करूंगा। बेटा आपको पता है, अगर रिएक्शन एक स्टेप्स में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर रिएक्शन एक स्टेप में पूरी होती है राहुल भाई, रोहित भाई, रिएक्शन अगर एक स्टेप में होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? हाँ हाँ, बोला तो था किसी ने अभी। अच्छा, रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो तो? हाँ हाँ, अब बोलो। अगर रिएक्शन एक स्टेप में होती है, समझे, तो वो एक सिंपल रिएक्शन कहलाती है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। और अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और आपको पता है, इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे 2A प्लस बी फॉर्मिंग प्रोडक्ट। बोले ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, तो बताओ इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? पता है कैसे बनेगा? रेट लॉ कैसे बनाओगे? रेट लिखोगे, इक्वल टू, बोलो बेटा, के लिखोगे। अरे बोलो यार। इसके बाद ए की पावर कुछ चढ़ाओगे, कितना? 2। बी की पावर कुछ लोगे, हैं? पक्का? हैं? आया? आपने बताया तो सही, लेकिन आपने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया? अभी तो मैं कह रहा था कि रिएक्शन की शक्ल देख के आप रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते हो, लेकिन अब तो आपने शक्ल देख के ऑर्डर बता दिया। कैसे? कैसे? अरे भाई, बेसिक्स बड़े ढीले हैं। इधर देखो, क्योंकि जो सिंपल रिएक्शन होती है उसमें जो ये कोफिशिएंट होते हैं, इन्हीं को ही हम रिएक्शन का ऑर्डर बोलते हैं। फॉर सिंपल रिएक्शन, पता नहीं क्या, सिंपल रिएक्शन में जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है, जो सिंपल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी होती है, वही रिएक्शन का ऑर्डर होता है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल कितने रिएक्ट कर रहे हैं? ए के दो, बी का एक, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 3। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3। रिएक्शन कैसी है? सिंपल, वही ऑर्डर है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। आया समझ में? क्या बोला मैंने? अगर रिएक्शन सिंपल है, सुन लो, अगर रिएक्शन क्या है? सिंपल है, तो जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही रिएक्शन का ऑर्डर होगा। और बेटा मॉलिक्यूलरिटी किसे आप किसे कहते हो? जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? 3, वही रिएक्शन का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? अब एक सवाल पूछूं, देखना इधर। ए
प्लस बी फॉर्मिंग प्रोडक्ट। हो गया? ठीक। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है के ए की पावर 1 बी की पावर 1 है। ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दोनों है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। करो। हैं? ये रिएक्शन है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये ऑप्शन है। बोलो। सी मतलब बोथ। खुशी। फर्स्ट का मतलब सिंपल रिएक्शन। बोथ दोनों हो सकता है। हैं? और कोई ट्राई? ठीक। इसका आंसर जो है ये बोथ ही है। आपको कहा, सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपने इसकी मॉलिक्यूलरिटी यहां पे 2 दिखाई और ऑर्डर भी कितना दिखाया, तो ये रिएक्शन सिंपल तो हो ही सकती है। लेकिन सर ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकती है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती है। अरे पढ़ा होगा यार। हैं? कुछ चीजें मैं आगे की तो यूज कर सकता हूं, आप 12th के स्टूडेंट थोड़ी ना हो कि आगे का कुछ पता ही नहीं है। आप तो पढ़ के पढ़ रहे हो। क्या पढ़ा था भाई? रोहित भाई जल्दी बताओ, राहुल भाई, कि सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक बार फिर से बताना। सिंपल रिएक्शन कौन सी थी? एक ही स्टेप में। कॉम्प्लेक्स किसे कहते थे? मल्टीपल स्टेप में होती थी। ठीक है, रुक जाना एक मिनट। मल्टीपल स्टेप में होती थी। अच्छा। सिंपल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होती थी वही रिएक्शन का ऑर्डर होता था। कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता था, अलग होता था। देखो, ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन तो है, ये तो हम मान ही सकते हैं। इधर देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे समझाऊं कि ए प्लस बी ने कोई सी बनाया पहले। सी क्या है? इंटरमीडिएट। बोलो, सी क्या है? इंटरमीडिएट। ठीक भाई राहुल। और इस इंटरमीडिएट ने फिर क्या बनाया? प्रोडक्ट। बोलो। ये रिएक्शन स्लो हो गई, ये रिएक्शन क्या हो गई? फास्ट हो गई। ओके बेटा, अगर मैं इन दोनों ही रिएक्शन को ऐड कर दूं, यही तो आएगा। आएगा। रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है कि एक से ज्यादा में? हैं? यानी ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। और आपको पता है कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो जो स्लोअर स्टेप होता है उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनता है। एम आई राइट? हैं? तो क्या ये रिएक्शन सिंपल तो हो ही सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। एम्स का क्वेश्चन था ये। 99% जनता ने सिंपल रिएक्शन लिखा था, जबकि इसका आंसर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक। थ्योरी के क्वेश्चन कर लोगे अब। और अब पता कैसे क्वेश्चन आते हैं? इधर रेट लॉ एक्सप्रेशन दे देंगे और कहेंगे कि कंसंट्रेशन को मैंने इतना गुना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया, वॉल्यूम को इतना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया। समझे? बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं उस तरह के क्वेश्चन डील करने जा रहा हूं, ठीक है? लेकिन उस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे सिखाना है वो आप मेरे से देख लो। ठीक। शॉर्टकट नोट करो। इफ one reactant is present,
अगर एक रिएक्टेंट हमारा प्रेजेंट हो, ठीक, चेंज इन रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन चेंज, जितना गुना किया, चाहे घटाया चाहे बढ़ाया, डिवाइड ऊपर ऑर्डर। ये ट्रिक है। अगर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप चेंज इन रेट निकालना चाहते हो तो ट्रिक क्या है? कंसंट्रेशन का जितना चेंज होगा, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन का जितना चेंज होगा वो बढ़ा बताएंगे ना, या तो दो गुना बढ़ा दिया या दो गुना घटा दिया, ऐसे बोलेंगे ना, है ना? वो कर लो और उसके ऊपर ऑर्डर, वही आंसर होगा। ठीक, लेकिन फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट हो, बेटा इधर देखो, क्या इसका सिंबल जानते हो? इसका सिंबल जानते हो? इसका नहीं जानते? अगर मैं ऐसे लिखूं, बता रहा हूं, पहले आप नोट कर लो, देखना कितनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। चेंज इन रेट, ओके, इक्वल टू पाई, पाई जैसा है, पाई तो नहीं है खैर, कंसंट्रेशन चेंज और अलग अलग ऑर्डर। नोट कर लेना ये ट्रिक, देखना कितनी जल्दी निकालोगे आंसर। बताओ क्या होता है इसका सिंबल? वैसे तो ये पाई जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? समेशन का क्या मतलब होता है? सबका जोड़। इसका मतलब होता है सबका मल्टीप्लिकेशन। मुझे लगा आप लोग को पता होगा। सबका मल्टी मतलब समझे? देखो इधर देखो, अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है तो देखो, चेंज इन रेट निकालना हो मान लो, तो पहले कंपाउंड का कंसंट्रेशन चेंज उसका ऑर्डर, दूसरे कंपाउंड का कंसंट्रेशन चेंज उसका ऑर्डर, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो आंसर होगा। लेकिन फॉर वॉल्यूम चेंज हो अगर, क्यों बेटा? वॉल्यूम चेंज के भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चेंज इन रेट की ट्रिक है, चेंज इन रेट की ट्रिक है 1 बाई वॉल्यूम चेंज और डिवाइडेड बाई करना, 1 बाई करना है टोटल ऑर्डर। अब देखना, मैं आपके सामने क्वेश्चन मेरे पास हैं, मैं आपको करवाता हूं और देखिएगा कितनी आसानी से आप इसको कर लोगे। कर लिया? लिख लिया सारी ट्रिक्स? करवाऊं? लिखो, लिखो। टू ए फॉर्मिंग प्रोडक्ट इज ए सिंपल रिएक्शन। क्या है? सिंपल रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दूं तो आर ओ आर पे कितना फर्क पड़ेगा? ओके, मतलब ये क्वेश्चन बोला भी नहीं, आंसर आ गया। इतनी ही जल्दी करना है। कितना हो गया? कितना हो गया? तो आप लोगों ने कह दिया 4 टाइम्स हो जाएगा। हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन, 2a प्लस 3b फॉर्मिंग प्रोडक्ट इज ए सिंपल रिएक्शन। हो गया बेटा? हैं? लिखो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट आर ओ आर इफ ए एंड बी बोथ डबल्ड
दूसरा, ए डबल बट बी ट्रिपल्ड। तीसरा, कैलकुलेट इफ वॉल्यूम इज ROR इज डबल्ड। करो, और मुझे उम्मीद है कि 1 मिनट के अंदर तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ए को डबल किया, बी को ट्रिपल किया। पहला तो आ ही गया था, सेकंड के 3 पार्ट हैं, आ गया होगा तीनों। हैं? इतनी देर तो लगनी भी नहीं चाहिए। रोहित भाई, क्या कर रहा है यार? थोड़ा ढीला पड़ रहा है, मेहनत करो थोड़ी सी और। अरे भाई, अब तो पेपर जो भी होगा वो मई के बाद होगा, कंफर्म। मई से पहले तो हो ही नहीं सकता। मई में बोर्ड के पेपर हैं, उसके बाद है पेपर होगा। यानी मई क्यों, जून के बाद होगा, यानी जुलाई मान के चलो। अच्छे से कर लो तैयारी। क्या? हाँ मतलब जुलाई में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग सोच रहे थे ना मई में हो जाएगा। तो है हमारे पास अब खूब समय करवाने के लिए। अभी है, 4 जुलाई से हैं और 10 जून तक है। हाँ, 4 मई से लेकर 10 जून तक हैं। तो जो भी डेट आएगी वो 10 जून के, अब ऐसा तो है नहीं 11 जून से नीट के हो जाएंगे। जुलाई शुरुआत हो सकती है। तो अपने को ये मान के चले कंफर्म है कि जुलाई अपडेट होगी। अबे वाह, खूब समय है। करो आराम से, खूब प्रैक्टिस, खूब DPP मेरे से मांगो। सर इससे बात नहीं बनी, एक और दो, तो मैं भी मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा क्रिएट होगा। तो अब जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ाना छोड़ दें ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मई में होना था वो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गई बात। तो इसलिए बेटा, आप जो चीजें समझाया जा रहा है, टेस्ट दो, खूब टेस्ट दो, आपको डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट तो करो ना यार। चलो, देखो कैसे करना है। देखो, पीछे आप 11th 12th में या कहीं और पढ़ते रहे हो, वहां कैसे किया भूल जाओ। अब मैं, आप मेरे शिष्य हो, आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, और वो ये है। ये हो गया बेटा। देखो, इसमें आपको जो क्वेश्चन है ये बड़े आसान हैं, लेकिन आसान को आप कोई 1 मिनट में करेगा और कोई 10 सेकंड में करेगा, वहीं फर्क आ जाता है। तो ये बताओ, ए को डबल, क्या 2 की पावर 2 नहीं हो गया? बी को डबल, क्या पावर 3 नहीं हो गया? हैं? और उसका पाई लगा हुआ है। हैं? तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ, 8 और 4 कितना हो गया? 32 टाइम्स हो गया। आंसर ढूंढ लो, कुछ फालतू लिखने की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में? अच्छा, ए को डबल, 2 की पावर 2, और इसको 3 की पावर 3, है ना? तो ये 27 हो गया, और ये 4 हो गया। अगर मैं गलत हूं तो टोक देना। शायद 81 आता होगा। 108 हो गया, हाँ 108 हो गया। 108 गुना हो गया है। आया समझ में? अच्छा, तीसरे में क्या है? वॉल्यूम। वो ट्रिक लगी है? रुको, वॉल्यूम क्या किया? डबल। टोटल ऑर्डर है 5, 2 की पावर 5 32 होता है क्या? 1/32 हो गया। इससे आसान क्या होगा? और इस तरह के खूब आते हैं क्वेश्चन। कर आप और तरीके से भी लोगे, लेकिन 1 मिनट लग जाएगा। यहां देखते ही आंसर है। एक क्वेश्चन दूं, करके दिखाओगे? हैं? एक अच्छा सवाल है, करके दिखाओ। लिखो, क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन जो मेरे पास नोटेड है वो ये है, एक्स मोल ऑफ ए, वाई मोल्स ऑफ बी, जेड मोल्स ऑफ सी ने बनाया क्या बेटा? प्रोडक्ट। ठीक है, कैलकुलेट एक्स वाई जेड, ये निकालना है आपको। ठीक है, और कुछ डेटा आपको देता हूं, पहला लिखो, वॉल्यूम डबल करने से आर ओ आर 16 गुना हो जाता है। कर लिया? दूसरा डेटा लिखो, अगर ए और बी को ट्रिपल करते हैं, शॉर्टकट में लिख लो, ए और बी को ट्रिपल करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, हैं? और तीसरा, ए को डबल करते हैं, सी को ट्रिपल करते हैं, तो रेट 18 गुना बढ़ जाती है। बस इन तीन डेटा से एक्स वाई जेड बताओ। देखें ये कौन क्वेश्चन निकाल के दिखाता है। है? और बोलो। जो बच्चे बेटा ऑनलाइन बैठे हैं वो भी भाई जी थोड़ा बता दो मेरे को कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। लेकिन एक शर्त पे थोड़ा जल्दी भी एग्जाम हो सकते हैं, अगर ये फैसला हो गया कि नीट भी साल में 2 बार होगा तो हो सकते हैं, एक पहले एक बाद में। लेकिन कोई नहीं, हमारे पास ऑप्शन तो है ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। वैसे अभी तक तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, ना होगा। पढ़ लो बेटा, अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है, इस समय मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है पढ़ाई के अलावा, क्यों भाई? ऐसा नहीं, राह चलते हुए लगता है वो रिक्शा वाला भी अच्छा लगता है, यार देखो इसको पढ़ना नहीं है, नहीं लगता है? यार हम भी इस स्थिति में पहुंच जाएं, कम से कम पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा वो खून के आंसू रोता है रात को, समझे? तमन्ना ने कर लिया लगता है, बोल तमन्ना। X1 Y2 Z1, ये थोड़ा आंसर अलग हो गया, अब बोलो। X1 Y1 Z2, ये तो अलग हो गया। और भाई राहुल भाई, माधव भाई, रोहित भाई हैं, कुछ बच्चे तो मंडे को आना ही छोड़ गए, है ना? अब उनका तो क्या इलाज करें, 2 बार समझा लिया, 3 बार समझा लिया, फिर ये होगा भाई छोड़ भाई, अगले की मर्जी भाई।
तो उनको हम तो यही एक ही बात कहेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो क्या कहें, डांटना फाटना जो है एक लिमिट तक तो ठीक रहता है। इतने बड़े बच्चों को एक बार कहा जाता है, बार बार नहीं कहा जाता है। चलो करें। आओ भाई, चलो पहले बात देखो, तीन डेटा हैं, तीनों से निकलेगा। देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कि पहली लाइन में क्या कहा गया, एक वो बताना, क्या क्या डबल डबल किया, देखो एक बार। है, तो वॉल्यूम डबल किया, है ना, सही है ना। 16 टाइम क्या, 16 टाइम बढ़ गया है। क्या लिखा मैंने, पढ़ने पे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। फिर तो वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। फिर तो आपको ये लिखना पड़ेगा भाई, ये तो करेक्शन वैसे कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम कम हो गया। कम होगा ना, तभी तो ऐसे होगा। 16 टाइम कम होने का मतलब क्या हो गया, 1/16, जिसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। और फिर कंपैरिजन जब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो गई 4, राइट। हालांकि आप लोगों ने किया भी ऐसा ही है, तभी आप लोग के वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब किया ऐसा ही है। अच्छा, 16 टाइम मैंने ये नहीं बोला कि डिक्रीज हो गया, ठीक है, हो गया। दूसरा क्या बोला, रुको रुको, ए को ट्रिपल किया तो 3 की पावर x, और बी को भी ट्रिपल किया तो 3 की पावर y, है ना। और ये कितना हो गया, 9 टाइम्स हो गया। तो 9 टाइम्स का मतलब हो गया 3 की पावर 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और x प्लस वाई प्लस जेड अगर 4 है और x प्लस वाई उसमें 2 है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, जेड की वैल्यू तो आ गई। तो मन्ना तेरा ये जेड की वैल्यू थी, 1 थी। अब आया समझ में, है, ठीक भाई, आ रहा है समझ में। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, रुक जाओ, ए को डबल किया तो 2 की पावर 1, ओ सॉरी एक्स, और सी को तो 3 की पावर जेड, जेड तो पता है 2, कितना आया 18 टाइम्स हो गया ना। तो 9 दूनी 18, तो ये 2 की पावर 1 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और अगर एक्स 1 हो गई तो वाई भी 1 हो गई। तो इसका आंसर हो गया x1, y1 और z2। ओके, तो ऐसे शॉर्टकट से करोगे तो आ जाएगा फटाफट। और अगर बना बना के लिखोगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन और करके दिखा दो। लिखो, एक है m मोल्स ऑफ A प्लस n मोल्स ऑफ B ने बनाया P प्रोडक्ट। लिखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, लिखो, वॉल्यूम को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम डिक्रीज कर गई। अब मैं बोल रहा हूं 4 टाइम क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ओके, हम्म, कैलकुलेट m प्लस n, बस सिंपल, मेडिकल का नीट का क्वेश्चन था ये।